हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट बायोलॉजी सेक्शन के अंदर हम लोगों ने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि उसमें फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉलिनेशन किस तरीके से होता है, फिर उसके बाद उसमें फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट कैसे बनता है, सीड कैसे बनता है, ये सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। ओके, तो आज से जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में ओवरव्यू देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके के प्रोसेसेस ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं। ओके, तो देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के अंदर अगर बात करें तो सेम टू सेम वही चीज चलेगी यहाँ पर भी जो हम लोगों ने प्लांट के अंदर देखी थी। किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हमारे पास होंगे प्री रिप्रोडक्टिव या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, प्री फर्टिलाइजेशन, देन अपने पास क्या आ जाएगा, फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन, राइट। तो बच्चों ह्यूमन की केस में अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन की केस में प्री फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है ना, तो ह्यूमंस कैसे होते हैं बच्चों, विविपेरस होते हैं, यानी कि वो डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं ना। इस तरीके की कुछ बातें अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये जो कंसेप्ट है वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले क्या होगा, बच्चे का बर्थ होगा। अब बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक, ठीक है, ये 0 ईयर्स मान लेते हैं हम लोग, से लेकर के लगभग 11 to 12 ईयर्स तक। अब यहाँ पे इस फेज को अपन लोग क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज बोलते हैं, है ना। तो जुवेनाइल फेज के अंदर क्या होता है, बॉडी का नॉर्मल डेवलपमेंट होता है ना, यानी कि बॉडी के अंदर जो भी सारे ऑर्गन्स हैं, जो भी सारे हमारे ऑर्गन सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, तो ये सारे के सारे सिस्टम क्या होते हैं बच्चों, डेवलप होते हैं, है ना। धीरे धीरे इनमें ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी स्टेबल बनती है ना, इम्यून सिस्टम हमारा डेवलप होता है। तो इस तरीके के सारे सिस्टम यहाँ पर डेवलप होते हैं जुवेनाइल फेज के। ओके, जुवेनाइल फेज में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी सीक्वेंस नहीं होता। ओके, फिर आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी से लेकर के एडोलसेंस, एडोलसेंस वाली जो एज होती है वो 18 ईयर्स तक आती है और इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। ओके, तो इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। इस रिप्रोडक्टिव फेज में सारी की सारी ग्रोथ रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन वो होगी, है ना। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, जुवेनाइल फेज क्या बोलेंगे हम लोग, फेज ऑफ जनरल ग्रोथ। ओके, नो इवेंट्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई इवेंट यहाँ पे नहीं होंगे। जबकि अगर रिप्रोडक्टिव फेज में बात करें तो ग्रोथ रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, ओके, वेरियस चेंजेस अकर इन बॉडी, ठीक है, बॉडी के साथ साथ बिहेवियर्स में और कई सारी चीजें जो है हमारी बॉडी के अंदर चेंज होने लग जाती है रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। ओके, और एडोलसेंस के बाद अगर हम लोग देखें तो जो ऑर्गेनिज्म है उसको फुली मैच्योर माना जाता है फॉर रिप्रोडक्शन, है ना। ऑर्गेनिज्म इज फुली मैच्योर फॉर रिप्रोडक्शन, सही बात है। तो ये हमारे पास प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस सीक्वेंस को, इस माइंड मैप को बच्चों आपको एज इट इज याद रखना है। इसके अंदर कई सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। फॉर एग्जाम्पल कि जुवेनाइल फेज कितने साल की होती है, रिप्रोडक्टिव फेज कितने साल की होती है, प्यूबर्टी से एडोलसेंस के बीच की फेज को क्या बोलते हैं, या बर्थ से प्यूबर्टी की फेज को क्या बोलते हैं, या प्यूबर्टी से पहले की फेज को क्या बोलते हैं, कौन सी फेज में जनरल बॉडी ग्रोथ होती है, कौन सी फेज में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के पास इस पूरे माइंड मैप से आपके क्लियर हो जाएंगे।
ओके, तो अब बेसिकली प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से मैच्योर हुआ। अब प्री फर्टिलाइजेशन में अपन ने और क्या चीज समझी थी बच्चों कि ऑर्गेनिज्म में गैमेट किस तरीके से बनते हैं, राइट, और गैमेट बनने के बाद वो गैमेट ट्रांसफर किस तरीके से होता है। ओके, अब ये जितनी भी सारी चीजें हैं उससे पहले हम लोग ह्यूमंस के केस में कुछ सिंपल चीजें समझते हैं, जो आप एक तरीके से भी बोल सकते हो कि वन वर्ड टाइप आपके पास कुछ ऐसे छोटे छोटे डेफिनेशंस होती हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में ये चीजें आपके पास कई बार आ सकती हैं, जो कि ह्यूमन के केस में आपको उनको याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये अपना जनरल कंसेप्ट हो गया, ये भी एक तरीके का आपका जनरल कंसेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अब इसी के तरीके से हम लोग और बहुत सारे सिस्टम समझेंगे और उसी के बाद हम लोग इस प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम लोगों ने देखा कि प्यूबर्टी की एज क्या होती है ह्यूमंस में, है ना, प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है। ओके, फिर हमने देखा एडोलसेंस की एज क्या होती है और उसका मतलब क्या होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के केस में वो क्या है, विविपेरेंस। एडोलसेंस 18 की एज में आ जाती है ना, और ये 11 to 12 इयर्स में आ जाती है, राइट, विविपेरेंस। तो विविपेरेंस का मतलब बेसिकली क्या होता है बच्चों, इसको समझें आप लोग। जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ गिविंग बर्थ, ये दो तरीके के होते हैं। इसी बेसिस पे गिविंग बर्थ, ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास जिनको हम बोलते हैं ओविपेरस, और एक होते हैं हमारे पास जिनको हम बोलते हैं विविपेरस। ओके, ओविपेरस ये वो ऑर्गेनिज्म है बच्चों जो कि डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस ना करके एग को प्रोड्यूस करते हैं, है ना, एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स इनको हम कहते हैं। तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म हो गए, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो एग की फॉर्म में बॉडी से बाहर आता है, और उसका जो फर्दर डेवलपमेंट होगा वो फीमेल बॉडी के बाहर होगा, है ना। यहां पर क्या होता है, एम्ब्रियो कवर्ड विथ कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट दोनों हो सकता है ना। अच्छा, और ये कवर्ड विथ भी हो सकता है और विथआउट कवर भी हो सकता है ना, यानी कि ऐसा भी एग हो सकता है जिसके ऊपर कैल्शियम की कवरिंग ना हो, जैसे फ्रॉग, एम्फीबियंस के जो एग होते हैं बच्चों उसके ऊपर कैल्शियम की कवरिंग नहीं होती है ना। तो एम्ब्रियो कवर्ड विथ कैल्शियम सॉल्वेट और विदाउट कवरिंग, लेड इन दी एनवायरमेंट, जो भी उसके आसपास का एनवायरमेंट होगा, जैसे बर्ड्स नेस्ट बनाती हैं, ठीक है, और कई सारे जैसे एम्फीबियंस होते हैं वो स्पेशली वाटर का यूज करते हैं एग ले करने के लिए, ठीक है। जो रेप्टाइल्स होते हैं वो जनरली जमीन के नीचे एक जगह बनाते हैं, सुरंग टाइप बनाते हैं और उसके अंदर वो एग लेइंग करते हैं। ओके, लेड इन द एनवायरमेंट एंड फर्दर डेवलपमेंट occurs outside फीमेल बॉडी, है ना। तो फर्दर डेवलपमेंट कहाँ होगा, आउटसाइड दी फीमेल बॉडी, राइट। जबकि अगर हम लोग विविपेरस ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये है ऑर्गेनिज्म विच डायरेक्ट प्रोड्यूसेस यंग वंस, है ना, ये डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, और यू कैन से दे गिव बर्थ टू फुली डेवलप्ड यंग वन,
ठीक है, तो ये डायरेक्टली यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं और इनके अंदर क्या होता है, जब तक ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाते हैं तब तक ये फीमेल बॉडी के अंदर ही होते हैं। तो डेवलपमेंट कहाँ होगा, इनसाइड द फीमेल बॉडी, है ना। तो कंप्लीट डेवलपमेंट अगर हम लोग बोलते हैं, कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट occurs in female body। क्लियर होगी बात, है ना। ओविपेरस के अगर हम लोग एग्जांपल के बारे में बात करें बच्चों, तो ओविपेरस के एग्जांपल में अपने पास आते हैं बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे ओविपेरस होते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स जितने भी होते हैं, है ना, स्नेक, एलिगेटर, क्रोकोडाइल या फिर टॉर्टोइस, इन सब के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है। इसके अलावा एम्फीबियंस एग लेइंग होते हैं, इंसेक्ट्स एग ले करते हैं, ठीक है। और अगर विविपेरस के बारे में अपन बात करें तो जितने भी मैमल्स होते हैं ना बच्चों, वो मैमल्स विविपेरस होते हैं एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक मैमल ऐसा है जनरली, है ना, जो कि वो ओविपेरस होता है, वो होता है डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है। तो ये प्लेटिपस जो होता है वो एग लेइंग करता है, जबकि मैमल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जितने भी काउ, बफेलो, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, कैट, डॉग, है ना, ये सब क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं, राइट। तो अगर हम लोग ऑर्गेनिजम्स के बारे में इसके हिसाब से बात करें तो ह्यूमंस किसमें आएंगे बच्चों, विविपेरस के अंदर, है ना, यानी कि दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस, राइट। तो प्लीज लिख लीजिए, ह्यूमंस के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने समझी कि इनकी प्यूबर्टी की एज होती है ना, उससे पहले जुवेनाइल फेज चलती है, जनरल ग्रोथ, एडोलसेंस की फिर एक एज आती है जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को वो एक्वायर करता है, उससे पहले रिप्रोडक्टिव फेज। विविपेरस होते हैं यानी कि डायरेक्ट यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एग लेइंग ये नहीं होते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ना। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है बच्चों, देखें फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, है ना, तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, राइट। अब जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है ये बेसिकली या तो फीमेल बॉडी के अंदर हो सकता है या फिर फीमेल बॉडी के बाहर हो सकता है। तो उसी बेस पे कहा गया है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो या तो इंटरनल हो सकता है या फिर एक्सटर्नल हो सकता है ना। तो किस तरीके से होता है देखें, तो देखो यहाँ पे हमारे पास या तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सकता है या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है ना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट occurs in फीमेल बॉडी। तो फीमेल की जो बॉडी होती है उसी के अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें रेप्टाइल्स, एव्स यानी कि बर्ड्स, ठीक है, मैमल्स, तो इन सब के अंदर क्या होता है बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और मैमल्स में ह्यूमंस आते हैं इसलिए हमारे अंदर भी क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। वहीं अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की अपन बात करें तो यहाँ क्या होता है, मेल एंड फीमेल जो गैमेट है उनका फ्यूजन आउटसाइड द बॉडी होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट occur outside फीमेल बॉडी, है ना, यानी कि कहाँ हो सकता है, दैट इज
इन एनवायरमेंट। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के बेस पर अगर हम लोग समझें तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास आ सकते हैं एम्फीबियंस। ठीक है, और एम्फीबियंस के अंदर कहाँ आता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग। ठीक है, तो फ्रॉग में क्या होता है, फ्रॉग मेल और फीमेल दोनों अपने अपने गैमेट्स को वाटर के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और वाटर के अंदर ही वो मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं ना, तो जैसे कि वाटर या आउटसाइड एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल। क्लियर, तो ये फर्टिलाइजेशन के बेस पर अगर देखा जाए तो हमारे अंदर किस तरीके का फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ना, अपने इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो चीज हम लोगों को जाननी जरूरी है वो ये है कि ह्यूमंस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों ये दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। इस वर्ड को अगर हम समझें तो पहला तो है सेक्सुअल, यानी कि ऑफ कोर्स सेक्स से रिलेटेड बात हो रही है ना। डाई, डाई का मतलब क्या होता है, दो, है ना। मॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब क्या होता है बच्चों, एक तरीके के कैरेक्टर्स जो कि फिजिकली हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं ना, कैरेक्टर्स which we can see, है ना, फिजिकल कैरेक्टर्स। ओके, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का बेसिकली मतलब क्या हो गया कि सिर्फ देख करके हम ये बता सकते हैं कि ये मेल के कैरेक्टर्स हैं और ये फीमेल के कैरेक्टर्स हैं, है ना। सिर्फ देख करके हम लोग ये बता सकते हैं कि दो सेक्स कौन कौन से हैं, मेल या फीमेल। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया, वी कैन आइडेंटिफाई the sex of individual on the basis of external या morphological characters, है ना। अगर सिर्फ देख करके मैं ये बता सकता हूं कि सामने वाला ऑर्गेनिज्म मेल है या फीमेल है, यानी उसकी सेक्सुअलिटी क्या है, तो इसे हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं ना। और हमारे अंदर तो ऐसा होता है, ह्यूमंस को हम सिर्फ देख करके बता सकते हैं कि हाँ ये फीमेल है और ये मेल है, राइट। कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर हम ये चीज नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में मेल और फीमेल बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, है ना। तो ये मेल और फीमेल को अलग अलग अगर हम सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स पे पहचान सकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं, है ना। तो इसको लिख लीजिए प्लीज। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर इसके अलावा क्योंकि हम लोग विविपेरस होते हैं, ठीक है, विविपेरस होते हैं, इसलिए एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ, ठीक है। यानी कि इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड का बेसिकली मतलब क्या होता है, वो टाइम, पीरियड मींस टाइम, इंटरवल है ना, वो टाइम जितने टाइम तक बेबी जो है वो मदर की वॉर्म में है और वहां पर डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो गेस्टेशन पीरियड बेसिकली हमारे पास कितना होता है ह्यूमंस के अंदर, 9 मंथ्स का होता है ना। तो ये क्या हो गया, टाइम इन विच बेबी गेट फुली डेवलप्ड इन वॉर्म, ठीक है। वॉर्म या यूट्रस भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये फीमेल बॉडी के पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ये भी जब हम लोग डायग्राम पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गई। अब मेल एंड फीमेल जब हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे बच्चों, तो उसके अंदर भी इस तरीके की कुछ टर्म्स आएंगी। वो सारी टर्म्स जो है वो डेफिनेशंस है, और ये डेफिनेशंस आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो हमारे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस के अंदर पता होनी चाहिए। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बेसिकली होता है पेल्विक कैविटी के अंदर, पेल्विक रीजन में होता है ना। भले वो मेल हो चाहे फीमेल हो, फीमेल्स में एक्स्ट्रा मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि यंग वन को नरिश करने के काम में आती हैं, ठीक है। तो वो चेस्ट के पास होती है, यानी ब्रेस्ट उनको अपन बोलते हैं, जिससे मिल्क फीडिंग करती हैं वो। बाकी जितना भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो जनरली पेल्विक कैविटी में होता है, मतलब एब्डोमेन से भी नीचे की तरफ। तो ये पेल्विक रीजन में होता है, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और अगर हम लोग सिर्फ गैमेट ट्रांसफर तक का देखें तो गैमेट ट्रांसफर तक फीमेल और मेल हमको अलग अलग पढ़ना है ना, लेकिन गैमेट ट्रांसफर के बाद फर्टिलाइजेशन, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जितने भी इवेंट्स, फॉर एग्जांपल इम्प्लांटेशन, यानी कि जो जायगोट या एम्ब्रियो है अपना, एम्ब्रियो का यूट्रस की वॉल में प्लांट हो जाना है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। जो अभी आगे में आपको पढ़ा हुआ इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है, डेवलपमेंट हो गया, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो गया, एम्ब्रियोजेनेसिस लिख देता हूं उसका ना, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, ठीक है, और फीटस फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, और यहाँ तक की बर्थ। तो यहां से लेकर के यहां तक का सारा, ये जितने भी सारे इवेंट है, ऑल दीज इवेंट्स अकर्स इन फीमेल बॉडी। तो ये सारे इवेंट कहां पर होते हैं? फीमेल बॉडी में होते हैं ना। यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमको सिर्फ कहां तक पढ़ना है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद हम लोग देखेंगे उसमें जो मेल गैमेट होता है स्पर्म, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे बनता है, कहां पर बनता है, और वो ट्रांसफर कैसे होता है, दैट्स इट। ट्रांसफर होने के बाद फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो फर्टिलाइजेशन भी फीमेल बॉडी में होगा। उसके बाद जितने भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे कि उस फर्टिलाइजेशन मतलब मेल फीमेल गैमेट से जायगोट बना, फिर जायगोट का एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, फीटस फॉर्मेशन होगा, उसका इम्प्लांटेशन, उसका डेवलपमेंट, बर्थ तक का सारा जितना भी हिसाब किताब है वो कहाँ चलेगा? फीमेल बॉडी के अंदर चलेगा। तो मेल के अंदर हम लोग फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स नहीं पढ़ेंगे, है ना, उसमें सिर्फ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे। लेकिन फीमेल बॉडी में हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये तीनों इवेंट्स को क्लियर करेंगे। ओके। दूसरी बात ये कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक जब रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि जब जायगोट फॉर्मेशन हो जाता है, प्रेगनेंसी क्रिएट होती है, तब क्या होता है, और एक जब जायगोट फॉर्मेशन नहीं होता, प्रेगनेंसी क्रिएट नहीं होती, तब क्या होता है ना। तो ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल का कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्या होता है, किस तरीके से चलता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये था जस्ट एक ओवरव्यू कि किस तरीके से हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने वाले हैं, किस किस तरीके की कौन कौन सी चीजें उसके अंदर आने वाली हैं। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम लोगों को अपने जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, भले हम लोग मेल के लिए पढ़े चाहे फीमेल के लिए पढ़े, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जनरल कंसेप्ट है जो कि आप लोगों को पता होने ही चाहिए। बट ऑब्वियसली वी आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उससे हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्ट्रक्चर देखेंगे और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देखेंगे, ओके, यानी गैमेट का फॉर्मेशन एंड गैमेट का ट्रांसफर। देन फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके अंदर प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट, ये सारे के सारे इवेंट हम लोग देखने वाले हैं, ओके। अंटिल देन थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।